Hello everybody, this is Arnav Goyal. Welcome to the Social Den for Class 10. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यूनिट 1. यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे एक आइडिया वाइड स्प्रेड हुआ. वो आइडिया किस चीज़ पर बेस्ड था नेशनलिज्म पे, कि दूसरी कंट्रीज़ को अब नेशन स्टेट्स कैसे बनाना है और ये सब हुआ कैसे. तो बेसिक इंट्रो इस पे दे देता हूँ यूनिट 1 का. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बनाई, वो कैसे बनाई अब हम पढ़ेंगे. साथ ही साथ कुछ रेवोल्यूशनरी वॉर्स कराई गई. रेवोल्यूशनरी वॉर से क्या हुआ, आपने अपने वॉर्स में दूसरी टेरिटरीज़ को कैप्चर करा, आपने अपने आइडियाज़ वहाँ इम्पोज करे, जिससे एक रैशनलाइज सिस्टम बना. ये वॉर्स किसने करी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने करी थी. वही नेपोलियन जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था. लेट्स स्टार्ट. नेपोलियन के कोड ऑफ कंडक्ट को नेपोलियंस कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. तो जो नेशनलिज्म की पहली क्लियर एक्सप्रेशन थी वो बिल्कुल ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू ही आई थी 1789 में. वही 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, क्लास 9 में पढ़ा था. फ्रांस पहले एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था जो कि मोनार्की के अंडर था. मोनार्की को पलटा दिया गया था और उसके बाद क्या आई थी, उसके बाद एक डेमोक्रेटिक आई थी. उसके बाद वापस से एक मोनार्की आ गई थी, नेपोलियन जो लेकर आया था. डिक्टेटरशिप, मोनार्की डिक्टेटरशिप लेकर आया था. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद क्या हुआ था, पावर किसके पास आ गई थी? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. ये बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स कौन सी थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन में पिछले साल पढ़ा था हमने, जिनके पास प्रॉपर्टी थी. द प्रॉपर्टी मैन हैड द राइट टू वोट. यही पढ़ा था, ये वही चीज़ है. द रेवोल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape the destiny. अब क्या हुआ था, पावर लोगों के पास आ गई थी. जब पावर लोगों के पास एक बार आ जाती है तो वो अपनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपने लोगों को गवर्न कर सकते हैं. मोनार्की में क्या है, मोनार्की डिक्टेटरशिप, इन सब चीज़ों में क्या है, एक ही तरीके से रूल किया जा रहा है और लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है. What steps did the French Revolutionary take to create a sense of collectively belonging? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसको दूसरे तरीके से भी आ सकता है, हाउ डिड पीपल ब्रिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय द पीपल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और देयर वाज नो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अर्लियर. What happened after 1789 within the people. इस तरीके के क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं, आंसर यही रहेगा. तो पढ़ते हैं कि क्या हुआ था. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है. मेन जो पॉइंट्स है आपके, वो इसके बाद से शुरू होता है. ये जो पॉइंट्स आएंगे, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड, and La Citoyen, the citizens, emphasized the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. यानी कि आइडियाज़ ऑफ ला पात्रे, जो फादरलैंड था और जो सिटीजन्स थे, इनमें क्या हुआ, एक यूनाइटेड कम्युनिटी में enjoying equal rights under a constitution. बेसिकली सबको इक्वल राइट्स दिए गए एक तरीके से. A new French flag, the tricolour, was chosen to replace the formal royal standard. जो रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर था, जो कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उस पेंटिंग में. वो पेंटिंग किसकी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना. वही रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. पुराने फ्लैग को रिप्लेस करा गया. इससे क्या हुआ, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी. कैसे बनी इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें पता चला कि हम इसी नेशन के हैं. जैसे इंडिया का फ्लैग है तो इंडिया में हमें पता है कि हम इंडियन हैं. इस तरीके से फ्रेंच फ्लैग को उस टाइम पे डिज़ाइन किया गया था.
द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। वहाँ के नेशनल असेंबली को ही एस्टेट जनरल कहते थे, अब नेशनल असेंबली उसको रीनेम कर दिया गया है। नाउ इट वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन से थे? एक्टिव सिटीजन्स वही थे जिनके द प्रॉपर्टी मैन, क्योंकि उस वक्त वेमेन को राइट्स नहीं मिले थे। न्यू हिम्स वर कंपोज, ओट्स टेकन एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। हिम्स को कंपोज करा गया था, ओट्स लिए गए थे। हिम्स कौन से होते हैं? वो सॉन्ग होते हैं जो देशभक्ति वाले सॉन्ग। और मार्टर्स जो लोग मर गए, मतलब जो लोग देश के लिए शहीद हो गए, उनको सम्मान दिया गया था, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। ये वाले में बच्चों को confusion होती है। Centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। Basically कुछ rules and regulations बनाए गए जो कि उस territory में सबको uniformly मानने पड़ेंगे। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई अलग रूल्स नहीं बने। जब सबके लिए इक्वल रूल्स बने हैं तो इक्वालिटी अपने आप में एक तरीके से एस्टैब्लिश हो जाती है। तो याद रखना इस चीज़ को। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। वहीं तक होंगे ना जहाँ तक टेरिटरी हो जाएगी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। तो पहले क्या होता था? पहले हर एक रीजन की अपने अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, अलग अलग वेट्स हुआ करते थे, मेजरिंग सिस्टम अलग हुआ करता था। अब एक ही सिस्टम लेकर आए। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ का क्या मतलब है? एक तरीके से टैक्स कि मान लो यहाँ पे आपने 5 रुपये का टैक्स दिया, आगे थोड़ा 50 मीटर दूर गए तो आपने 10 रुपये का टैक्स दिया। तो ऐसे क्या होता था ना, बिजनेसमैन को या फिर जो ट्रांसपोर्ट वाले थे उनको बहुत परेशानी फेस होती थी, क्योंकि उनका आधा तो पैसा ही चला जाता था टैक्स में, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ में चला जाता था। तो वो उन्हें एबॉलिश करा गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज बन गई, वो थी फ्रेंच। तो क्या क्या हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हुई थी। 7 पॉइंट्स हुए थे। 7 में से कम भी एटलीस्ट 5 पॉइंट याद रखो। 5 पॉइंट इसलिए याद रखो क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है 5 मार्क का क्वेश्चन में। 5 मार्क का क्वेश्चन में या फिर 5 मार्कर में आ जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। 5 मार्कर में एक बार आ गया तो आप 5 पॉइंट तो एटलीस्ट लिख सकते हो। सबसे ईजी पॉइंट रहता है आइडियाज ऑफ लापात्रे लासितोयन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution। एक फ्रेंच फ्लैग उन्होंने बनाया। ट्राइकलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। हिम्स वर कंपोज्ड, ओट्स टेकन, मार्चेस कमेमोरेटेड ऑन द नेम ऑफ नेशन। सेंट्रलाइज्ड administrative system was put in place and formulated uniform laws। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system weights and measure was adopted। ठीक है। Regional dialects were discouraged as French was spoken and written in Paris became the common language। ठीक है, याद हो गया। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये 5 मार्कर में आता ही आता है, 5 मार्कर में आ जाएगा ये। आगे पढ़ते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism, in other words, to help the other people of Europe to become nations। तो वही जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने रेवोल्यूशन करा। रेवोल्यूशन करने के बाद जब एक बार सरकार को पलट दिया तब उन्होंने डिक्लेयर करा कि मिशन और डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ को डेस्पोटिज्म से लिबरेट करें और नेशन स्टेट्स बनाएं। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप अपने आइडियाज़ दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे रीजन्स में स्प्रेड करेंगे। वो स्प्रेड कैसे करेंगे? वो रेवोल्यूशनरी वॉर्स के थ्रू करेंगे। और याद रखना ये सब अभी 1789 की कहानी चल रही है, 1790s की भी कहानी चल रही है। ठीक है, ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है जब यूनिट 2 आएगी
तब हम जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं उसको रोकेंगे, क्योंकि थीम बेस्ड और स्टोरी लाइन बेस्ड बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो बताता रहूँगा। ओके, when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Jacobin clubs याद होंगे तुम्हें, तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था क्लास 9 में. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. तो बेसिकली फ्रांस में क्या हुआ, रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा इट्स द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच पीपल, फ्रेंच नेशन या फ्रेंच पीपल टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू यूरोप टू बिकम नेशन स्टेट्स. उसके बाद क्या हुआ, जैकोबिन क्लब्स वर फॉर्म by whom? Jacobin clubs were formed by students and other members of educated middle class. They went to Holland, Belgium, Switzerland, much prepared their way. French armies prepared their way to Holland, Belgium, Switzerland. चाहे कंट्रीज का नाम मत भी याद रखो तो भी चल जाएगा. In the 1790s, with the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. So, how were the wars revolutionary? The wars were revolutionary because they carried the ideas of nationalism to different regions. After the breaking into different regions, they captured the territories and had spread ideas by the Napoleon Code of Conduct. इस तरीके से तुम आंसर लिख सकते हो. Napoleon Code of Conduct क्या था, पढ़ते हैं इसको. Revolutionary wars is equal to Napoleon's role. Napoleon का रोल क्या था, Code of Conduct. Within the wide swathe of his territory मतलब Napoleon's territory, Napoleon Bonaparte, that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तुम्हें याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहले लुइस 16 को गिराया था. लुइस 16 को गिराने के बाद जब 2-3 बार सरकार बदल रही थी तब नेपोलियन ने बाजी मार ली थी और नेपोलियन ने वापस से रूल कर दिया था, ठीक है. तो यही हुआ था कि जब नेपोलियन ने रूल करा उसके अंडर ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुई, क्योंकि वो वहाँ राजा बन चुका था. रेवोल्यूशनरी वॉर हुई तो उसने जो भी नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स उसने सेट करे थे फ्रांस में और जो भी दूसरी रीजन्स को उसने कैप्चर करा था वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने लगा वो रूल्स. ओके, in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the system more rational and efficient. इस तरीके से आंसर को स्टार्ट करना है. The civil code of conduct of 1804, usually known as the Napoleonic Code of Conduct. अब Napoleonic Code of Conduct, what was the Napoleonic Code of Conduct? It was a code of conduct that was spread by Napoleon wherever he इन द क्या है पिछले पीपीटी से देखते हैं, विद इन द वाइड स्वर्थ ऑफ हिज टेरिटरी, ठीक है, इस तरीके से लिखना. डिड नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या था, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. पहले प्रिविलेजेस होते थे बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे हमारे इंडिया में था ज़मींदारी सिस्टम, वहाँ पर भी कुछ इस तरीके से था. प्रॉपर्टीड मैन थे और किसी किसी को ऐसे ही पैसे मिल जाते थे, उनके पास एस्टैब्लिश इक्वालिटी नहीं थी पहले. तो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को उसने हटा दिया, इस तरीके से इक्वालिटी एस्टैब्लिश करी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी. नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. ये serfdom और manorial dues क्या है, serfdom और manorial dues क्या है. तो पहले क्या होता था ना, ऐसे मान लो ये टेरिटरी है, तो ऐसे यहाँ जो छोटे छोटे गांव होते थे, ठीक है, मान लो एक ये गांव है, ये हमारा एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, ये चौथा आदमी है, और ये हमारा पूरा जो मेन लैंड है, हमारी पूरी टेरिटरी है. तो अब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जो छोटे छोटे राजा हो गए, मेन राजा हो गया हमारा, ये हमारा मेन राजा हो गया ग्रीन वाला जो आदमी है, बाकी ये 4 छोटे छोटे राजा हो गए. तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर से, इसने अपने यहाँ से रेवेन्यू निकाला, इसने यहाँ से निकाला,
अपनी टेरिटरी से निकाला और जितना पैसा आया सारा पैसा इस राजा को, सारा पैसा तो नहीं बट थोड़ा 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 पैसा टैक्स दे दिया ये वाले राजा को। तो इसमें क्या होता था, राजा एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर देता था दूसरों को। तो ये जो छोटे छोटे सर्फ थे, जैसे बाहुबली देखी होगी, बाहुबली में क्या था, बाहुबली में याद है कि महेशमती पूरे एक साम्राज्य था, लेकिन उसमें जो बाहुबली के जो वाइफ थे उसके पास गए। ये काइंड ऑफ एग्जांपल है, ये मत लिख के आ जाना प्लीज़ एग्ज़ाम में। तो वो छोटे छोटे सर्फ थे, तो उन्हें कुछ मेमोरियल ड्यूज़ देने पड़ते थे, तो ये होते थे सर्फडम। ओके, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया हो। तो सर्व्ड फ्रीड सर्वडम पीसेंट्स फ्रॉम सर्वडम, क्योंकि पीसेंट्स को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि राजा को देना है, बड़े राजा को, महाराज को, मेन को देना है, लेकिन तो पीसेंट से निकालते थे पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, छोटे गरीबों से ही तो लेते हैं पैसा सबसे ज़्यादा। तो पीसेंट्स को बहुत परेशानी थी, इसलिए freed peasants from serfdom and manorial dues. In towns too, guild restrictions were removed. वही towns में भी हुआ. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisan workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. ठीक है, तो 4 ही पॉइंट थे. प्रिविलेजेस, सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को हटाया है, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, simplified administrative divisions by abolishing the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. In towns too, guild restrictions were removed. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. समझ में आया, यही था तुम्हारा नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, businessmen and small scale producers began to realize that uniform laws, standardized weights and measures and common national currency would facilitate the movement of exchange of goods and capitals. मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि दूसरे डिफरेंट रीजन्स में पहले डिफरेंट करेंसी होती थी, अब एक ही रीजन बने थे तो एक ही करेंसी रखते हैं. एक ही करेंसी रखने से क्या होगा, एक ईजीनेस हो जाएगी ट्रांसपोर्ट करने में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल में बहुत ईजीनेस फेस होगी, क्योंकि आपको हर जगह के लिए एक अलग वैल्यू ऑफ मनी नहीं देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, मान लो कोई चीज़ कहीं पे 10 रुपये है तो वहाँ और दूसरी जगह पे 100 रुपये है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ये, तो वो नहीं होना चाहिए. However, in the areas conquered, the reaction of the local populations to French rule were mixed initially. In many places, such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Why harbingers of liberty? Because of the Napoleonic code of conduct. यही आंसर है कि अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, तो तुम वाई या फिर प्रूव द स्टेटमेंट तो नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट लिख के आ जाना. उसके आगे तुम एक पॉइंट ये लिखना कि द रिएक्शंस वर मिक्स्ड बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टैलिटी नहीं, ये हॉस्टैलिटी है, यहाँ पे एक एस आएगा. ठीक है, hostility as it became clear that new administrative agreements did not go hand in hand with political freedom. ठीक है, इनिशियल एंथुजियाज्म था, वो लोगों को समझ में आया कि हैंड टू हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं जा रहा है. क्यों नहीं जा रहा है? देयर वाज इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्वेस्ट द रेस्ट ऑफ यूरोप, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. ठीक है, इंक्रीज टैक्सेशन हुआ था, सेंसरशिप हुई थी, फोर्स कंस्क्रिप्शन टू फ्रेंच आर्मीज मतलब ज़बरदस्ती क्या होता था, फ्रेंच आर्मीज में घुसा देते थे. आपने एक नेपोलियन क्या करता था, एक टेरिटरी कॉन्कर करी, टेरिटरी कॉन्कर करने के बाद वहाँ के जो लोग हैं उनको फ्रेंच आर्मीज़ में ज़बरदस्ती डाल दिया, जिससे कि दूसरी रीजन्स को भी कॉन्कर कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पर कहानी को रोकना पड़ेगा 1804 पे, जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे. यूनिट 2 की स्पेशलिटी क्या है, यूनिट 2 पूरा थीम बेस्ड है और टाइम बेस्ड नहीं है. मैं तुम्हें इसके ऊपर एक डिवीज़न दिखाऊंगा अगले वीडियो में, या फिर यूट्यूब शॉर्ट बना के डालूंगा कि टाइम, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे सबसे डिफरेंट पार्ट क्या है कि थीम बेस्ड है यूनिट 2 और बाकी सब में टाइम लाइन चल रही है. ठीक है, टाइम लाइन और थीम दो अलग अलग चीज़ें हैं, उसको प्लीज़ कंफ्यूज मत करना. ठीक है, तो आपका यूनिट 1 यही था
यूनिट 1 में क्या क्या था, सिंपल है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल या रेवोल्यूशनरीज ने सोचा दैट वाज द आइडिया और इट वाज द डेस्टिनी एंड द मिशन फॉर द पीपल टू एनलाइटन यूरोप with the idea of nationalism or to make them a nation states, ऐसा लिख देना. Jacobin clubs were formed. Revolutionary wars के बाद नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट. नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में 4 चीज़ें याद रखना, बहुत ईजी है कि 4 चीज़ें कौन सी थी. एक तो एस्टैब्लिश इक्वालिटी बाय डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. एस्टैब्लिश इक्वालिटी. Transport system and communication system were improved. Abolished feudal system. Freed peasants from serfdom and manorial dues. Businessmen to found a new freedom. Collective identity एक 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. Initial enthusiasm turned into hostility. The reaction were mixed of the people. तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. और या फिर ये आता है कि why did the initial enthusiasm soon turn to hostility. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग पॉइंट्स में लिख दो. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन टू फ्रेंच आर्मीज. ठीक है, यही आ सकता है. देखो मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो यूनिट 1 यहीं पे ख़त्म होती है. अगले पार्ट में मैं यूनिट 2 पढ़ाऊँगा, पूरी की पूरी यूनिट 2 पढ़ाऊँगा. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. ये वीडियो यहीं होता है. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. वॉच दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you.